नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमी में। तो साथियों, यहाँ पर हम उपस्थित हैं लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चले क्लास को शुरू कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम चैप्टर की बात करने वाले हैं वह है चैप्टर नंबर 2, यानी कि आपका जो 12th क्लास बायोलॉजी है उसके पहले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू थे इंपॉर्टेंट उसको हमने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आप इस हिस्से से जुड़ रहे हैं तो जरूरी है कि जाकर के आप क्या करें, तो चैप्टर नंबर 1 है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है आपके चैप्टर नंबर 2 के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे या आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और यही अपील रहेगी आपसे कि क्लास को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिएगा बच्चों, ध्यान देंगे। जो आपका प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित कौन भाग लेता है। यहाँ पे प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में अगर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ध्यान देंगे, यहां पर किसकी बात की जा रही है बच्चों, यहां पर बात की जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, यानी कि लैंगिक प्रजनन की बात की जा रही है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि लैंगिक प्रजनन किस में होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों कि पुष्पों में ये जो पुष्पी जो पादपे होते हैं उनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं। देखिएगा, जड़, तना और पत्तियां, ये तीनों पुष्प के क्या होते हैं, पुष्प के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, यानी कि कायिक भाग होते हैं। और इनमें अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, कायिक जनन होता है। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे जो आपका ये फूल है, ये पुष्प का कौन सा हिस्सा है, तो ये पुष्प का रिप्रोडक्टिव, कौन सा हिस्सा बच्चों, पुष्प का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि जिस जौन सा हिस्सा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, उसी में लैंगिक प्रजनन होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह आपके सामने है फूल, यानी कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है बच्चों, किसमें होता है, तो फूल में होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की जो कि आपके सामने है, पुष्प कृषि को निम्नलिखित में क्या कहते हैं। ऑप्शन को ध्यान देंगे बच्चों। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्लोरिकल्चर, तो बच्चों इसमें पुष्प की कृषि की जाती है, पुष्प की कृषि। पुष्प की कृषि किसमें की जाती है बच्चों, तो पुष्प की जो फार्मिंग की जाती है वह किया जाता है फ्लोरिकल्चर। अब समझिएगा, अब रहा यहां पे पीसी कल्चर, तो इसमें मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। किसकी बात हो रही है बच्चों, मछली पालन की। ठीक है, अब रहा यहां पे एपी कल्चर, तो ध्यान दीजिएगा, एपी कल्चर यानी कि बी कीपिंग, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। अब यहां पे ऑप्शन आपके सामने सेरिकल्चर, तो बच्चों सेरिकल्चर यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, यानी कि रेशम का जो कीड़े होते हैं उनको पालना को हम कहते हैं सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, और ये मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, और पुष्प की कृषि को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन इसका क्या होगा, ए सही होगा। बट आपको चारों ऑप्शन पर ध्यान देंगे क्योंकि इन चारों में से आपके एग्जाम में किसी ना कई तरह से आपको घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिएगा, अब जो आपका प्रश्न है कि एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र, यानी कि बच्चों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो फ्लावर है
उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको हिस्से पूछे जा रहे हैं कि फ्लावर कौन कौन से हिस्सों से मिलके बना होता है। थोड़ा सा आप डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहां पे देखेंगे पूरी तरह कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एक फ्लावर दिखा रहे हैं। देखिए फ्लावर का ये तो क्या हो गया, पेडिसेल हो गया, यानी कि ये फ्लावर का डंठल है। फिर देखिए जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, यह है कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स, यानी कि नंबर 1। फिर यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है इसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं बच्चों, कोरोला, यह है सेकेंड नंबर। अब फिर आपको मिलता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या मिलता है बच्चों, एंड्रोसियम, जो कि 3 नंबर पे आता है। फिर यहां पे यह है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो कि 4 नंबर पे आता है। तो बच्चों यहां पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प यानी टिपिकल फ्लावर में कितने हिस्से होते हैं। तो बच्चों कितने हिस्से होते हैं, तो 4 हिस्से होते हैं। क्लियर, ओके। यानी कि एक पुष्प में कितने घेरे होते हैं, 4 घेरे होते हैं। एक कैलिक्स, कोरोला, फिर एंड्रोसियम और अंत में गाइनोसियम। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं। अब के पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कार्पल, एस्टामेन, ओवरी और कैलिक्स। कार्पल, एस्टामेन, ओवरी और कैलिक्स। तो बच्चों यहां पे समझिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे जो फ्लावर अभी हमने बनाया था, ऐसे देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इसको हमने क्या बोला था बच्चों, कैलिक्स। इसको हमने बोला था कोरोला। इसको हमने बोला था एंड्रोसियम। इसको हमने बोला था गाइनोसियम। तो यहां पे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जो एंड्रोसियम होता है इसका जो एक यूनिट होता है, यानी कि इसका जो सिंगल यूनिट होता है, ध्यान देंगे, इसका जो सिंगल यूनिट होता है इसको हम कहते हैं एस्टामेन। क्या कहते हैं बच्चों, एस्टामेन कहते हैं। क्लियर, कैलिक्स के एक यूनिट को हम बोलते हैं क्या, सेपल, और कोरोला के एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। और गाइनोसियम का जो एक यूनिट होता है इसको हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। ऑप्शन की ओर देखते हैं बच्चों कि पूछा जा रहा है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो एंड्रो वर्ड है तो नर के लिए आता है, तो पुष्प का जो नर जनन संरचना है वो एंड्रोसियम, और इसका सिंगल यूनिट क्या है बच्चों, एस्टामेन। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम के अनुसार समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब है कि पराग तथा स्पोर, परागकण या स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। पराग कण तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है, अब देखिएगा हम ऑप्शन चारों देखते हैं। पहला है कि पैलिनोलॉजी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, तीसरा है फाइकोलॉजी और चौथा है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर अंत से शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में हम किसके स्टडी करते हैं, सेल के स्टडी करते हैं। बच्चों किसके स्टडी करते हैं, सेल की। अगर हम फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, एल्गी की। किसकी स्टडी करेंगे, एल्गी की। अब बात रहा मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें हम स्टडी करते हैं बाहरी बनावट की, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि बाहरी बनावट की।
तो बच्चों ऑप्शन तीनों क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या है? पूरी तरह गलत है। बट आपको ध्यान देना है कि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में हम एल्गी की, और मॉर्फोलॉजी में किसी भी जीव के बाहरी संरचना की। तो बच्चों पैलिनोलॉजी में किसकी स्टडी किया जाता है? पराग कणों की। किसकी? पराग कणों की स्टडी करते हैं। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पैलिनोलॉजी। अब है कि पराग कणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो पराग कण होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है, वो भी प्रचुर मात्रा में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब है कि पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो डायग्राम देखा था ना, तो उसमें था गायनोसियम। क्या था बच्चों? गायनोसियम। देखिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का। ठीक है बच्चों, फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका जो सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट को हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पल या पिस्टिल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो ऐसा डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ओवरी, एस्टाइल, एस्टिग्मा, ये जो आपको संरचना दिख रही है यह है गायनोसियम। क्या बच्चों? यह है गायनोसियम। और गायनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसका सिंगल यूनिट क्या कहलाता है? कार्पल या पिस्टिल। ऑप्शन देखिएगा, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो बच्चों पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गई। बच्चों यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसान है, आप प्रश्न देखते देखते क्या कर देंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बिहार का हर एक बच्चे क्या करें, इसे देखें और अपने चैप्टर की पूरी तरह तैयारी करें, जो कि उनके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, ओके। अब देखिए, निम्न में कौन सा हिस्सा जयांग का है? बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे हम फ्लावर से रिलेटेड ही बात करेंगे। बहुत सारे फ्लावर के डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे जिसमें हम देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा जयांग यानी कि कार्पल का है? कार्पल का कौन सा हिस्सा है? अभी हमने आपको डिस्कस किया था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझिए, हम यहाँ पे कार्पल बनाते हैं। देखिए, ये पूरा डायग्राम किसका है बच्चों? गायनोसियम, गायनोसियम, जिसको हम कहते हैं जयांग। ओके, जयांग है, एक्चुअली कार्पल नहीं, इसको हम बोलेंगे गायनोसियम। ठीक है बच्चों, और इसका जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखिए, ये है एस्टिग्मा। क्या बच्चों? एस्टिग्मा। इसको कहते हैं एस्टाइल, और इसको कहते हैं ओवरी। एस्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। एस्टाइल को कहते हैं वर्तिका, और ओवरी को कहते हैं अंडाशय या बीजांडाशय। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? बीजांडाशय। तो यहाँ पे जो बीजांडाशय की बात हो रही है, एस्टाइल की बात हो रही है, एस्टिग्मा। तो आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, देखिए, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये है ओव्यूल्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एस्टिग्मा भी है, एस्टाइल भी है, और ये ओवरी भी है। यानी कि जो गायनोसियम होता है या इसका जो सिंगल यूनिट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्पल कहते हैं, उसमें आपके एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी तीनों पाए जाते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे एस्टिग्मा भी है, एस्टाइल भी है, ओवरी भी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं।
अगर किसी प्रकार की आपको अगर समस्या हो रही है या समस्याएं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें इस प्रश्न में समस्या है, यहां पर हमको दिक्कत है। उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपके समस्या का समाधान करने ही तो यहाँ पे आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। किसे फादर ऑफ इंडियो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे नाम याद रखना है कि जो फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी है, उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उसके लिए ये प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, तो वह है पंचानन माहेश्वरी, यानी कि पी माहेश्वरी। तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी आपसे बात की थी कि ये जो फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी है वो कौन है, तो पंचानन माहेश्वरी है। अब चलिए हम देखते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है आपके सामने है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल, यानी कि पूछा जा रहा है कि उसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं पीईएन। ओके बच्चों, पीईएन कहते हैं, थोड़ा सा समझिए। यहां पे देखिए, हमने यहां पर जो डायग्राम बनाया है बच्चों, ये डायग्राम है क्या, तो एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। किसका डायग्राम है बच्चों, एम्ब्रियो सैक का। पूरा मैकेनिज्म समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, यह है पोलन ट्यूब, समझिएगा। पोलन ट्यूब है, यानी कि पराग नली, पराग नली है। पराग नली में आपके जो दो संरचनाएं दिख रही हैं, ये और कोई नहीं, ये है मेल गैमेट्स। क्या बच्चों, मेल गैमेट्स, यानी कि नर युग्मक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दो सेल दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और यहां पे ये जो बीच में आपको सेल दिख रहा है, देखिएगा बच्चों, यहां पर ये जो बीच में सेल दिख रहा है ना, इसका नाम है एग सेल। क्या नाम बच्चों, इसे हम कहते हैं एग सेल, एग सेल, अंड कोशिका, अंड कोशिका, समझिएगा। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्ली, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पे जो मेल गैमेट है दो है, ठीक है। अब जो बात है कि यहां पे जो मेल गैमेट है, एक जो मेल गैमेट है, समझिएगा, एक मेल गैमेट है, यानी कि इसको नंबर 1 कह देते हैं। फर्स्ट गैमेट जो है क्या करता है, एक को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है बच्चों, एक को फर्टिलाइज करेगा तो उससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। वहां पे एक ने क्या, एक जो सेल है वो फर्टिलाइज हुआ एक गैमेट से, तो क्या बना है, जाइगोट बना है। अब थोड़ा सा इधर आइए। अब है कि यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्ली है, इसको फर्टिलाइज करता है दूसरा मेल गैमेट, ठीक है। समझिएगा, ये नंबरिंग है, ना कि दो मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट। ओके, तो बच्चों यहां पे बनता है पीईएन। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और हाँ, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिसंलयन। क्या बोलते बच्चों,
त्रिसंलयन कहते हैं इस प्रक्रिया को, त्रिसंलयन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ट्रिपल फ्यूजन की, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? PEN बनता है। थोड़ा सा समझिए, यहां पर जो एक सेल है, एक सेल क्या है? हैप्लॉइड है। मेल गैमेट क्या है? हैप्लॉइड है। तो यहां पे दोनों बने हैं, ये भी N, ये भी N, क्या बना ये? 2N। क्लियर? आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पोलर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है बच्चों? तो मान लेते N है, N है, तो इसकी संख्या कितनी है? 2। देखिए N प्लस N है। अब फिर यहां पे क्या हो रहा है कि जो मेल गैमेट क्या है? N है, तो सब मिलाकर के क्या होगा? 3N होगा। क्या होगा बच्चों? 3N। और यही ये जो PN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, आगे चल करके एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो उसका भी पोलरिटी लेवल क्या होगा? 3 होगा। देखेंगे प्रश्न उससे भी संबंधित है। तो बच्चों यहां पर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने यहां पर प्रश्न का सही जवाब बता दिया। एक बार फिर से समझिए, यह है एम्ब्रियो सेक, ये है एग सेल, और ये दोनों सिनर्जिड सेल। बीच में है पोलर न्यूक्लियस, और ये जो ऊपर दिख रहे हैं इनसे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब समझिएगा, जो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनता है उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट। समझिएगा, एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है। क्या करता है बच्चों? एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो अगर एक एग है तो उसमें जो प्लॉइडी लेवल होगा N होगा, क्योंकि एक गैमेट है। ध्यान रखेंगे, गैमेट का जो प्लॉइडी लेवल होता है N होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है बच्चों? हैप्लॉइड होता है। और ये जो गैमेट है यह भी, देखिए मेल गैमेट है, यह भी क्या होगा? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे N मिलकर के क्या बनेगा? 2N। क्लियर है ना? अब समझिए, अब जो दूसरा मेल गैमेट है, यह किसको फर्टिलाइज कर रहा है? पोलर न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे जो बीच में 2 केंद्रक दिख रहे हैं ना, उनको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, उनको फर्टिलाइज कर रहा है। तो ये अगर NN है, एक और N जुड़ रहा है, तो कितने हुए बच्चों? 3N। ओके, तो प्रश्न का सही जवाब डी। उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और हाँ, एक्सप्लेनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पोलन ग्रेन्स का बाहरी आवरण किसका बना होता है? समझिएगा थोड़ा सा, देखिए ऐसे होता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब जो है ना, बाहर से आवरण होता है। ठीक है, ऐसे, देखिए बाहर से आवरण, ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जर्म पोर। ठीक है, अब ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये है पोलन ग्रेन का आवरण। क्या है? पोलन ग्रेन का आवरण। और जो पोलन ग्रेन का आवरण होता है वह दुनिया का सबसे, या इस पृथ्वी का सबसे रेसिस्टेंट केमिकल का बना होता है, यानी कि उस केमिकल को दूसरा कोई केमिकल क्या नहीं कर सकता है? डिजनरेट नहीं कर सकता है। उसका नाम है बच्चों एस्पोरोपोलेनिन। क्या है? एस्पोरोपोलेनिन। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, अब एस्पोरोपोलेनिन, यानी कि अगर मान लेते हैं खुदाई हो रही है, जब खुदाई होती है तो आपको पता चलता है, या जो खुदाई कर रहे हैं उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पता चलता है कि कोई पौधा है और ये हजारों वर्षों पुराना है, हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है। यह बात उनको कैसे पता चलती है? थोड़ा सा समझिए। ठीक है, यह बात उनको पता चलती है क्योंकि उस पौधे का उनको क्या मिलता है बच्चों? पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन्स मिलते हैं उन पौधों के। और हाँ, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर का मटेरियल तो खत्म हो चुका रहता है, बट क्या बचा रहता बच्चों? उसका बाहरी आवरण, जो कि किसका बना है? एस्पोरोपोलेनिन का। क्लियर? किसका बना होता है बच्चों? एस्पोरोपोलेनिन का। और ये क्या है? मोस्ट रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रेसिस्टेंस, यानी कि बहुत अधिक क्या होता है? ये प्रतिरोधी होता है, यानी कि इसके ऊपर दूसरे केमिकल वर्क कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो अब यहां पे बाहरी आवरण मिलता है, तो उससे क्या करता है? कार्बन डेटिंग करके ये पता लगा लेता है कि पौधा क्या है, तो
हजारों लाखों वर्ष पुराना है। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, इनको हम माइक्रोफॉसिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोफॉसिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका आवरण स्पोरोपोलेनिन के द्वारा है, जो कि इसके यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है उसको बचा करके बहुत दिनों तक रखता है। ठीक है, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन का बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। अब है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? अब आप इसे समझिए, देखिएगा। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैसे नॉर्मल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन नहीं ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है एपिडर्मिस। क्या बच्चों? एपिडर्मिस। ओके, अब देखिए एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर दिख रहा है, ये आपको जो येलो कलर से दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंडोथेसियम। इंडोथेसियम। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो लेयर बन रहा है इसके बारे में समझिए। देखिए, ये जो लेयर बना है इसको हम कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे व्हाइट रंग का सबसे अंदर वाला, इसको हम कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं बच्चों? टैपेटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैपेटम। ओके, अब समझिए टैपेटम है तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? एपिडर्मिस। फिर क्या मिल रहा है? एंडोथेसियम। फिर क्या मिल रहा है? मिडल लेयर। और अंत में क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है टैपेटम। क्या मिल रहा है बच्चों? टैपेटम। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करें, क्योंकि हमने इसका आंसर बता दिया, एक्सप्लेन हमने यहाँ पे किया कि ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो चार दिख रहे हैं ना, इन्हीं का नाम है स्पोरेंजियम। कौन सा स्पोरेंजियम? माइक्रो एस्पोरेंजियम। क्या नाम है बच्चों? माइक्रो एस्पोरेंजियम, इन्हीं का नाम है। और माइक्रो एस्पोरेंजियम का सबसे जो आंतरिक परत होता है वह परत होता है टैपेटम। क्या होता है बच्चों? टैपेटम। ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? डेवलप हो रहे होते हैं, उनको भोजन प्रदान करता है, यानी कि टूट टूट करके उनको क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। क्लियर? अब देखिए, अब प्रश्न है कि इंडोस्पर्म का प्लोइडी लेवल क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों? कि पोलर न्यूक्लियस, समझिए, पोलर जो न्यूक्ली है मेल गैमेट के द्वारा क्या हुआ था? फर्टिलाइज हुआ था। मेल गैमेट के द्वारा क्या हुआ था? फर्टिलाइज, यानी कि निषेचित हुआ था। क्या होता बच्चों? निषेचित हुआ था। तो क्या बना था? PEN। और PEN आगे चलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। तो समझिए पोलर न्यूक्लियस कितने थे? दो। तो N+N कितने जी? N+N। समझिएगा, N+N। मेल गैमेट क्या है? N। तो N और N क्या हो जाएगा बच्चों? 3N। अगर PN 3N है तो एंडोस्पर्म भी क्या होगा? 3N होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपके सामने? वह है C, यानी कि 3N। ओके, अब एक परागकण निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, परागकण कहां बन रहा है, थोड़ा सा समझो। देखिए, यह है एंथर। क्या बच्चों? इसको कहते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। ये ऐसे एंथर लोग भी कहते हैं, पोलन से। ठीक है, एंथर है। जब आप इसको काटेंगे ना तो आपको ऐसे, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ऐसे आपको डायग्राम मिलेंगे। तो बच्चों इसके अंदर क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स।
अब पोलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं? तो बच्चों पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट होते हैं, क्योंकि देखिए समझिए, ये पोलन ग्रेन हो गया, ये उसका आवरण हो गया। अब जब अंकुरित होता है तो पोलन ट्यूब निकलता है, अब पोलन ट्यूब निकलता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमेट। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा संरचना है जिसमें मेल गैमेट बन रहा है? पोलन ग्रेन ही तो है। तो बच्चों जब पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बन रहा है तो इसको हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो बच्चों परागकण निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है? मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्न की। देखिए अब किसका थैलेमस खाया जाता है? बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एक जैसे कि देखिएगा सेब होता है, ठीक है, सेब का जो विकास डेवलपमेंट होता है बिना निषेचन के किससे होता है? थैलेमस से होता है। किससे होता है बच्चों? थैलेमस से, यानी कि पार्थेनोकार्पी होती है। क्लियर? तो यहां पर थैलेमस खाया जाता है तो वह है एप्पल। अब बात रहा ऑरेंज का, लीची का, मैंगो का, तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है, हम आपको ऑब्जेक्टिव्स करा करके लास्ट में कुछ पौधों के ये कुछ फल के नाम भी बताएंगे और उनका कौन सा हिस्सा खाया जाता है ये भी बताएंगे। क्योंकि बच्चों ये जो प्रश्न है कि किस फल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो प्रश्न हमको इसका जो आंसर है आपको मिस करना ही नहीं है, लास्ट में बने रहिए। लास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे कि जो फल कौन कौन से फल हैं और उनका कौन कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए अगर आप जानना चाहते हैं तो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि इसका जो इंफॉर्मेशन है उन सभी बच्चों को मिले जो कि 12वीं क्लास में है और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो किसका थैलेमस खाया जाता है? तो एप्पल का। अब है कि अगर एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 24 है, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? एक बात हम बताते हैं, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है बच्चों? गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। यानी कि क्वेश्चन में एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या को दे करके ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है। क्या करता चाहता है बच्चों? कंफ्यूज करना चाहता है। तो ऐसा हम समझ लेते हैं। देखिए पूछ रहा है युग्मक में, तो बच्चों युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, एक गुणित होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 2n, देखिए 2n है ना, अगर 2n बराबर कितना है समझिए, 2n बराबर कितना है? 40 ही मान लेते हैं। तो n बराबर कितना होगा? 20 होगा। यानी कि अगर इसमें 2 सेट बन रहे हैं तो एक ही सेट की तो बात की जा रही है ना। तो जब एक सेट के यानी कि युग्मक में गुणसूत्र का एक ही सेट होता है, चाहे किसी का भी युग्मक हो, तो उसमें जो प्लॉइडी लेवल होगा क्या होगा? n होगा। यानी कि क्या होगा बच्चों? n होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो है हैप्लॉइड। ठीक है, ओके। आप समझिए, अब है कि परागकण का दीवार होता है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पोलन ग्रेन्स है उसका जो वाल है उसमें कितने लेयर होते हैं? क्या 2 लेयर होते हैं कि 3 लेयर होते हैं कि 4 लेयर होते हैं या बहुत सारे लेयर होते हैं? समझिए। ये है पोलन ग्रेन, ठीक है। यह है एस्पोरोपोलेनिन, एस्पोरोपोलेनिन। क्लियर है? एस्पोरोपोलेनिन है। अब ध्यान दीजिएगा जो पोलन ग्रेन्स है इसका दीवार है उसमें 2 लेयर होते हैं, एक एक्साइन और दूसरा इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। तो कितने लेयर है बच्चों? 2 लेयर है। आपका जो प्रश्न है कि परागकण का दीवार होता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डबल लेयर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब एक टेप्टम का पोलोडियम लेवल क्या होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, टेप्टम जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे अंदर वाला लेयर है और उसका जो पोलोडी लेवल होता है वह क्या होता है? पॉलीप्लोडी होता है, यानी कि बहुकेंद्रकीय होता है। क्या होता है बच्चों? बहुकेंद्रकीय होता है, यानी कि उसमें हमको
पॉलीप्लोइडी लेवल देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा डी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके ओके अब है कि इम्ब्रियोसेक में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। समझिए इम्ब्रियोसेक में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसके लिए आपको देखना होगा इम्ब्रियोसेक की संरचना। देखिए ये है इम्ब्रियोसेक, क्लियर है, ये हो गया। देखिए ये सब मिला करके यहां पर ये जो संरचनाएं दिख रही है, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं बच्चों? एग एपरेटस, एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल है, और ये है एग सेल। क्या बच्चों? एग सेल है। अब यह है दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। ओके अब ये जो तीन सेल दिख रहे हैं ना, ये तीनों, इनका नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल प्रजनन में इनके कोई, यहाँ इनकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में इनका कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, क्लियर, डिजेनरेट हो जाते हैं। अब देखिए एंटीपोडल में आपके सेल कितने हैं? 1 2 3। कितने सेल है बच्चों? 3 सेल। अगर क्या है, यहां पे 3 सेल है, क्या बच्चों? 3 सेल है। और जब 3 सेल हैं तो न्यूक्लियस भी क्या होगा? न्यूक्लियस भी आपके होंगे 3। यहां पर देखिए, यहां पर भी 3 सेल है। सिनर्जिड सेल कितने हैं? तो 2 हैं। एक सेल कितने हैं? तो 1 है। तो 3 सेल है, तो यहां पर भी क्या होगा? 3 न्यूक्लियस। कितने? 3 न्यूक्लियस। अब रहा पोलर न्यूक्लियस की संख्या की बात करें, तो यहां पर देखिए पोलर न्यूक्लियस भी कितने हैं? तो 2 हैं। कितने बच्चों? 2 है। अब थोड़ा सा समझिए, अब यहां पे ऐसे समझिएगा, ये जो पोलर न्यूक्लियस है, यहां पर एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं, 3 और सेंट्रल सेल 1, सेंट्रल सेल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 3, नहीं 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 नहीं, 2, ओके, 2 3 6, और कितने हो गए? 3 3 6 2 8। उतना काउंट क्या करना है? 3 3 6 2 8। यानी कि यहां पर बच्चों जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 8 हो गई। सेल काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, और एक सेंट्रल सेल 7। सेल कितने हुए? 7। यानी कि कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं होती है? समझिए, कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 4 ये तो नहीं होगा, 5 7 ये भी नहीं है, 7 8 ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो 8 है, यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर है, यानी कि क्या कर लेंगे आप? 8 और 7 कर लेंगे। तो समझिए 8 क्या है? तो सेल है। क्या 8 केंद्रक है? 8 केंद्रक है आपके, 8 केंद्रक हैं, और 7 क्या है? सेल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये वाला, यानी कि सी होगा, 8 और 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ओके अब है कि मटर में परागण पोलिनेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? पोलिनेशन की। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो मटर का पुष्प होता है या पौधा होता है, उसमें परागण की प्रक्रिया, यानी कि परागण किस मेथड के द्वारा होता है। तो समझिएगा, यहां पर ये जो पी है, यानी कि जिसे हम मटर कहते हैं, ये होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है बच्चों? बाइसेक्सुअल। और हम आपको बता दें कि बाइसेक्सुअल जो पौधे होते हैं या फ्लावर होते हैं, उनमें जो नेचुरली पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, वह होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण होता है। ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन में यह है? तो देखिएगा सेल्फ पोलिनेशन, जी हाँ, यहां पे स्वपरागण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा?
स्वपरागण। ओके, हाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें एक प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, मिस्टेक हो गया था। बच्चों आपसे भी मिस्टेक होती है, हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसी मिस्टेक को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप एक मिस्टेक से आप हमें जज नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो गलतियां ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4 था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो लेक्चर ये पार्ट चल रहा था 4 नंबर उसका, कि जब जीव के संपूर्ण शरीर का विकास शरीर के एक छोटे से हिस्से से होता है, किससे होता है बच्चों, शरीर के एक छोटे से हिस्से से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, यह जो टॉपिक है रीजनरेशन से है। किससे बच्चों, रीजनरेशन से। समझिए यहां पर रीजनरेशन, देखिए अगर हम यहाँ पे रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक का नाम है एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस, और दूसरे का नाम है मॉर्फालेक्सिस, मॉर्फालेक्सिस। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये जो एपीमॉर्फोसिस है, इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गन विकसित होता है, ठीक है, रिपेयरिंग होती है। और पिछले में हुआ यही था कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, रिपेयरिंग यानी कि जिससे क्या होना चाहिए, संपूर्ण जीव का निर्माण होना चाहिए, उसको हमने रिपेयरिंग में डाल दिया था। ठीक है, तो एपीमॉर्फोसिस होता है रिपेयरिंग, और मॉर्फोलेक्सिस से क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का जवाब सही मिल गया होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपके सामने है, वह है मॉर्फोलेक्सिस। क्या बच्चों, मॉर्फोलेक्सिस। कंफ्यूज नहीं होना है, मॉर्फोलेक्सिस है। ओके, मिस्टेक बस थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। ओके जी, तो उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ह्यूमन इज द एरर, यानी कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। गलतियां आपसे भी होती है और हमसे भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कुछ फल के नाम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंत में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ फल के नाम रखे हैं, ठीक है, और उनके खाने योग्य हिस्से समझिएगा। यहाँ पर कुछ फल के नाम है, खाने योग्य भाग है। जैसे अगर हम अंजीर और स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे ना, तो उसका हम मांसल आशय खाते हैं, यानी कि जो उसका मांसल हिस्सा होता है। देखिएगा आपने कभी स्ट्रॉबेरी खाया होगा ना, तो देखिएगा उसके जो बीज होता है बाहर ही दिखाई देते हैं, वो जो पूरा उसका स्ट्रॉबेरी होता है उसको हम खाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मांसल आशय। तो अंजीर और स्ट्रॉबेरी का हम क्या खाते हैं बच्चों, मांसल आशय खाते हैं। क्लियर, ओके। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे एक प्रश्न तो जरूर रहेगा। अब है अखरोट, तो ध्यान दीजिएगा, उसका हम बीज पत्र खाते हैं, पालीवर। उसके जो बीज पत्र कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अखरोट का हम क्या खाते हैं, पालीवत बीज पत्र खाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर ऐसे है ना, तो उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ब्रेन की तरह ऐसे होता है, इसमें ऐसे पार्टीशन, उसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो पालीवत उसको हम बीज पत्र बोलते हैं, उसी को हम खाते हैं, किसमें, अखरोट में। अब है अनार, तो कहा जा रहा है कि इसमें हम रसदार बीज चोल खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बीज के ऊपर जो होता है ना आवरण, उसको बीज चोल कहते हैं। तो आप अनार देखे होंगे, तो बीज होता है, बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसको बीज चोल कहते हैं। तो अनार का हम क्या खाते हैं, रसदार बीज चोल खाते हैं। और देखिएगा, अनार को हम क्या करते हैं, उसको जूसर में डाल देते हैं, उससे जूस निकालते हैं, यानी कि बीज चोल क्या होता है, क्रश होता है, और उससे निकलता है रस, यानी कि ये रसदार है। ठीक है जी, ओके। अब है कि अमरूद और अंगूर, अमरूद और अंगूर का क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फल भी खाते हैं, और साथ ही साथ हम इसके प्लासेंटा को भी खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों, इसके फल विधि को भी खा लेते हैं और प्लासेंटा को भी खा लेते हैं। यानी कि जिसमें देखिएगा बहुत सारे बीज बनते हैं ना, वो बीच वाला जो हिस्सा होता है प्लासेंटा ही, उसमें प्लासेंटा ही होता है। ठीक है, उसको हम लोग खाते हैं। तो फल विधि और प्लासेंटा खाते हैं। अब है कि आम, तो आम का मध्य विधि खाते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए यहाँ पे हमने आम, देखिए आम का ये बीज हो गया, ठीक है, ये बीज का आवरण हो गया, बीज चोल। अब देखिए ये इसके अंदर पल्प है, क्या बच्चों, बीज पल्प है। ओके, मीजोकार्प इसको बोलते हैं। और ये इसका छिलका, तो हम क्या खाते हैं, इसको तो छिलका खाते नहीं है, ना ही इसका सीड खाते हैं, हम क्या खाते हैं, इसका मध्य भाग खाते हैं, यानी कि उसमें जो गुद्दा होता है उसको खाते हैं। तो आम का क्या खाते हैं बच्चों,
मध्यवित्ती खाते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा इधर आइए, इमली का भी क्या खाते हैं, मध्यवित्ती खाते हैं। अब कमल का पुष्पासन और बीज दोनों खाते हैं। कमल जो पौधा है उसको खाया भी जाता है, पुष्पासन और उसके बीज को भी खाते हैं। अब फिर है काजू, काजू के बीज पत्र और उसका मांसल पुष्पवृंत, यानी कि जिसके ऊपर वो रहता है उसको भी हम खाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा जो काजू होता है ना उसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो हम ये भी खा जाते हैं और ये भी खा जाते हैं। क्लियर है। आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप गोल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये बनता यानी कि ये विकसित होता कैसे। ठीक है, अब देखिए केला का हम फल भी खाते हैं और अंतःबीती, यानी कि जो फल है उसको भी खाते हैं और उसके अंतःबीती को भी खाते हैं। ठीक है, और एक आपको बात बताएं कि केला का हम क्या कर सकते हैं कि उसका जड़ भी खा सकते हैं, उसका फूल भी खा सकते हैं, उसका फल भी खा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब है खरबूजा, लौकी, खीरा, इसका मध्यवित्ती और अंतःवित्ती, मध्यवित्ती और अंतःवित्ती दोनों खाते हैं। ठीक है, अब है टमाटर और बैंगन का, तो फल भी खाते हैं और साथ ही साथ उसके हम प्लेसेंटा को भी खाते हैं। अब प्लेसेंटा कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये बैंगन है। क्लियर है, यहाँ पे एक बैंगन है, तो देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे बीज होते हैं ना, बीज जुड़े होते हैं किससे, प्लासेंटा से, तो उसको भी तो हम खाते हैं ना। क्लियर है, ये एक जनरल सा क्या है प्रश्न है, यानी कि आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इसमें प्रश्न है जो कि आप रोज देखते हैं। आप टमाटर बैंगन तो देखते हैं ना, उसको हम लोग खाते ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही है। बच्चों एक और बात बता दें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इससे एक प्रश्न तो पक्का आएगा, आएगा तो आएगा, हमने बोला आएगा तो आएगा ही, जरूर आएगा। तो इसे आप याद जरूर कर लेंगे और आपके एग्जाम में प्रश्न आया तो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब है नारंगी। समझिए नारंगी का हम क्या खाते हैं, तो नारंगी का हम एक कोशिकीय रोम अंतःवित्ती खाते हैं और उसका रसदार भाग खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, एक कोशिकीय रोम, यानी कि उसमें जो हेयर्स की तरह होते हैं ना उसी को हम खाते हैं। ठीक है, अब एक नारियल का हम भ्रूण कोष खाते हैं। बच्चों कमेंट करेंगे कि नारियल में जो एंडोस्पर्म होता है, समझिएगा एंडोस्पर्म होता है वो किस प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, आप इसे कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे कि नारियल में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है, वो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर है कि बैर खाते हैं आप लोग, तो बैर का क्या खाते हैं, बाह्य और मध्यवित्ती खाते हैं, यानी कि उसका हम छिलका भी खा जाते हैं। फिर है कि भिंडी का क्या खाते हैं, पेरिकार्प भी खाते हैं और संपूर्ण फल भी खाते हैं। पेरिकार्प करने का मतलब उसका बाहरी आवरण तो खाते ही हैं, साथ ही साथ हम उसके पूरे फल को भी खाते हैं। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हम 16 की बात करें तो मक्का और गेहूं का क्या खाते हैं जी, भ्रूण पोष खाते हैं और उसका भ्रूण खाते हैं। मक्का का आप क्या खाते हैं और गेहूं का भ्रूण पोष और उसके पूरे भ्रूण को खाते हैं सॉरी। अब रहा मटर का, तो बच्चों मटर का क्या खाते हैं, भ्रूण खाते हैं और पूर्ण उसके बीज को भी हम लोग खा जाते हैं। अब रहा मूंगफली का, सेम टू सेम भ्रूण और बीज पत्र दोनों खाते हैं। सिंघाड़ा क्या खाते हैं बच्चों, बीज पत्र खाते हैं। क्लियर है, यानी कि उसका छिलका को हटा देते हैं, अंदर जो बीज होता है उसको हम खाते हैं। अब है सुपारी, सुपारी का क्या खाते हैं हम लोग, भ्रूणीय, उसका जो भ्रूणीय भाग होता है उसी को खाते हैं। अब रहा सेब, नाशपाती, तो इसका हम क्या खाते हैं जी, पुष्पासन, यानी कि थैलेमस। क्या खाता बच्चों, थैलेमस खाते हैं। और इससे अभी एक प्रश्न आपके जो ऑब्जेक्टिव हम करा रहे थे उसमें इससे एक प्रश्न थे ना बच्चों, तो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी होंगे। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको इंपॉर्टेंट है और आपने इसे एंजॉय करते हुए देखा होगा। और साथ साथ फिर से आपसे यही अपील रहेगी कि यहाँ इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चे के पास जरूर पहुंचे और उसके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला हिस्सा था, इसके 2-3 और हिस्से आएंगे जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्या करेंगे बच्चों, तो डिस्कस करेंगे। यानी कि इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बता दे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के भी जिक्र किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में लड़ेंगे। लड़ने का मतलब कि आपके एग्जाम के पेपर में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके डर को ही दूर करने के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, हमेशा आपके सपोर्ट में है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में, और आप भी हमको सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।